दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच कर रही एनआईए ने बयान जारी कर बताया कि यह दिल्ली का पहला फिदायीन हमला था। एनआईए इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर कर रही है। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस धमाके के पीछे कौन कौन लोग और संगठन जुड़े हुए थे और उनकी साजिश कितनी बड़ी थी। जांच में सामने आया कि आमिर ने कथित आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर उन नबी के साथ मिलकर हमला करने की साजिश रची। हमले में इस्तेमाल कार उसके नाम पर रजिस्टर्ड थी और अब आमिर से बहुत कुछ जांच एजेंसियों को लग रहा है कि उससे पता चल सकता है, क्योंकि उमर इसमें मारा जा चुका है। उसने खुद को उड़ा लिया था, लेकिन उसका सहयोगी आमिर अब जांच एजेंसियों के शिकंजे में है। दिल्ली में पहला यह आत्मघाती हमला है, यह एनआईए का बयान है। एनआईए कह रही है कि यह पहला आत्मघाती हमला है और सभी कड़ियों को खंगाला जा रहा है। धीमी गति से चल रही कार में यह विस्फोट हुआ। प्रेस रिलीज के मुताबिक यह सारी जानकारी सामने आ रही है। 10 नवंबर 2025 को रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास एक धीमी गति से चल रही कार में यह धमाका होता है। i20 कार में शुरुआती जांच से पता चला कि यह विस्फोट समय से पहले हुआ, क्योंकि पुलिस की छापेमारी से उमर के 2 साथियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। एनआईए ने अब तक 73 गवाहों से पूछताछ की है, जिनमें घायल लोग भी शामिल हैं। तो एजेंसी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कई जांच एजेंसियों के साथ मिलकर के मामले की जांच कर रही है, कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ रही है। जांच में एनआईए का फोकस क्या, जल्दी से वो भी आपको बताते हैं। बड़े पैमाने पर साजिश को उजागर करना, ब्लास्ट में शामिल लोगों की पहचान करना, जैश से जुड़े आतंकियों का पता लगाना, यह एनआईए का मुख्य फोकस है। रेडिकलाइज्ड डॉक्टर्स की पहचान करना, रेडिकलाइज्ड करने वालों का पता लगाना कि आखिर कौन रेडिकलाइज्ड कर रहा है पढ़े लिखे तबके को, डॉक्टर्स को। और इसमें डॉक्टर्स क्या 1, 2, 4, 6, 10 या उससे कहीं ज्यादा हैं। हमारे साथ प्रमोद जुड़े हुए हैं। प्रमोद, ये बड़ा पेचीदा लग रहा है यह मसला, क्योंकि 10 से ज्यादा डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब कितने डॉक्टर्स होंगे ये कोई नहीं जानता। बिल्कुल, एनआईए की लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी यही है और एनआईए जानना चाहती है कि जो रेडिकलाइज इस तरीके से किया जा रहा है, पहले ज़्यादातर मदरसों में रेडिकलाइज किया जाता था, लेकिन अब मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स भी जो है वो रेडिकलाइज होकर और इस तरीके से टेरर जो है मॉड्यूल बना रहे हैं जो जैश ए मोहम्मद के इशारों पर चल रहे हैं और इतने बड़े आत्मघाती जो है हमला करने के लिए तैयार है, जिसमें कि डॉक्टर उमर नबीउल उसने अपने आप को उड़ा लिया। किस तरीके से आगे जो पूरी प्लानिंग की जा रही थी, पूरे देश भर में कई सीरियल ब्लास्ट करने की प्लानिंग की गई थी और इसमें इसको लेकर जो स्लीपर सेल है या इनके जितने भी मददगार हैं और ये पूरा अमोनियम नाइट्रेट जो फ्यूल और बाकी को लेकर एक खतरनाक जो है एक्सप्लोसिव तैयार किया है, ये फार्मूला किसने बनाया है और ये बड़ी आसानी से जो मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं देश पर जितना बड़ा खतरा है उस खतरे को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए एनआईए जितनी भी सिस्टर जो एंटी टेरर एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर पूरे देश भर में जो है इस पूरे प्रमोद, आप हमारे साथ बने रहे। अब जल्दी से दर्शकों को बताते हैं कि आखिर क्यों फिदायीन बना था डॉक्टर उमर। क्या बड़ी वजह है, वो आपको 10 बड़ी वजह बता रहे हैं। ताबड़तोड़ एक्शन से पैनिक में था, डरा हुआ था। पाक हैंडलर से सीधा संपर्क था डॉक्टर उमर का। पाकिस्तानी आकाओं का दबाव था डॉक्टर उमर पर, आतंकी उमर पर। खुद को शहीद दिखाने का फितूर इसके सिर पर सवार था। खतरनाक तरीके से रेडिकलाइज था डॉक्टर उमर। बड़ी साजिश का हिस्सा, लेकिन प्लान इसका फेल हो गया। गिरफ्तारी से बचना चाहता था, वो दिल्ली से भाग जाना चाहता था। मॉड्यूल के खत्म होने का भी इसको डर सता रहा था कि कहीं जो हमने प्लानिंग की है वो खत्म हो जाए। बड़े नेटवर्क को बचाने की ये कोशिश भी कर रहा था। जन जानने का ब्रेन वॉश था। जैश से जुड़ी हुई शाहीन, जैश से जुड़ा हुआ मुजम्मिल, जैश से जुड़ा हुआ ये उमर। स्पॉट से 9mm कारतूस पर भी फोकस है। कारतूस वाला हथियार हालांकि पुलिस को नहीं मिला। सवालों के जवाब तलाश रही है एजेंसियां और इसके बारे में जो जानकारी हासिल हो रही है 9mm कारतूस के बारे में कि ये सिर्फ और सिर्फ सेना के पास, सुरक्षा बलों के पास ये कारतूस होती है। ये कारतूस का घटनास्थल से बरामद होना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। अब आपको जल्दी से बताते हैं कि ये जो 9mm बुलेट मिली है ये किससे अलॉट होती है। राज्य पुलिस बल को अलॉट होती है, एटीएस स्क्वाड को ये अलॉट होती है, वीआईपी सुरक्षा में ये अलॉट की जाती है,
सेनाओं की स्पेशल यूनिट को यह अलॉट होती है। एनएसजी, एसपीजी जैसी स्पेशल फोर्सेस के पास ये 9mm की बुलेट होती है। सिविलियंस को यह अलॉट नहीं होती है, स्पेशल परमिट की जरूरत पड़ती है। इसलिए सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं कि आखिर वहां से इनका बरामद होना और उनका आतंकियों के साथ ये क्या कनेक्शन है। राजू राज, 9mm के कारतूस आतंकियों के पास होना वाकई में बहुत बड़ी चिंता की बात है। देखिए, निश्चित तौर पर प्रत्युष, जिस तरीके से घटनास्थल पर 2 9mm के पास कारतूस मिले, जिसके बाद उसे एफएसएल जांच के लिए भेजा गया, लेकिन 9mm के जो कारतूस है जिसका इस्तेमाल अमूमन जांच फोर्सेस करती है, चाहे वो आर्मी में हो या फिर अलग अलग जो एजेंसियां उसके लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और वहां पर इसका मिलना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्या इन आतंकियों के पास से वो जो 2 कारतूस जो मिले हैं वो इनके पास थे, कैसे उसका पहुंचे, उसकी भी जांच की जा रही है। इसलिए उस जो कारतूस मिले हैं उसे जांच के लिए भेजा गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कारतूस होते हैं वो सिर्फ जांच एजेंसियों को मिलते हैं, उसके लिए बाकायदा परमिशन होता है, और इसके अलावा किसी को सवाल है नहीं कि दिया जाता आखिर ये आया कहां से। राजू राज, हम हमारे साथ बने रहें। एजेंसियों की पड़ताल इसी बात पर हो रही है कि जो 9mm का कारतूस मिला है घटनास्थल से, ये आया कहां से। स्पॉट से मिले 3 कारतूसों पर यह फोकस है जांच की। मौके से मिले 3 में से 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। जो स्पॉट से 3 कारतूसों पर फोकस चल रही है जांच की, जो मेन फोकस है। मौके से मिले 3 में से 2 जिंदा कारतूस हैं, एक खोखा था और 2 इसमें से जिंदा कारतूस थे। सुरक्षा बलों या स्पेशल परमिट पर ही यह अलॉट किया जाता है सिविलियंस को, यानी कि आम लोगों को ये 9mm की कारतूस नहीं मिलती है। मौके पर मौजूद जवानों से चेकिंग को कहा गया है कि क्या वहां पर और भी बुलेट हो सकते हैं क्या।